शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, कल के वीडियो में हम आनुवांशिकता के पहले सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया था। आप लोग पेन और कॉपी बाहर निकाल लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। विज्ञान के परीक्षा का दिन बहुत नज़दीक आ चुका है, आप लोग इसको नोट कीजिए। आनुवांशिकता एवं जैव विकास से क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें पहला नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? नोट कीजिए, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना? मटर के पौधों को चुना। मटर के पौधों को चुना, इसीलिए हम बता भी दे रहे हैं। बोलना तो हमको केवल क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, लेकिन हमने एक आंसर भी बोल दिया ताकि आप भूल ना सकें। मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, जीन क्या है? जीन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीन क्या है? यह 2014 में आया था, 2022 में 100% चांस है। जीन क्या है? अगला क्वेश्चन, मेंडल का प्रथम नियम, बहुत इंपॉर्टेंट। मेंडल का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखिए। 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 अच्छा, एक क्वेश्चन अंतर में है। अंतर जैसे दो क्वेश्चन का अंतर पूछा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा आता है। ये है, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2016, 13, 12, 11, 18 इतनी बार ही आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है, लिंग गुण सूत्र किसे कहते हैं? लिंग गुण सूत्र किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू आने वाला, लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए। यानी कि लैमार्कवाद ने जो कॉन्सेप्ट दिया था और डार्विनवाद ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें आप अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें आप अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवन की उत्पत्ति का आंसर बहुत साधारण है, बहुत साधारण आंसर है। इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप समझ लीजिए बस। लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई जीवन की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद में ओपेरिन के रासायनिक विकास को मान्यता दी गई, जिन्होंने हेकल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुई। ये इसका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, क्वेश्चन आएंगे, पक्का है, कंफर्म है। लिखिए, जीवाश्म क्या है?
लिखिए जीवाश्म क्या है। और मेंडल का नियम जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंडल का नियम मतलब मेंडल का नियम, लामार्कवाद, डार्विनवाद, ये इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आएंगे, कंफर्म है, इसको आप भूलिएगा नहीं। और जीवन की उत्पत्ति लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब आ गए भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान से हम कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश के परावर्तन की ही परिभाषा आ जाती है, परावर्तन के नियम की परिभाषा आ जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम भी आप रट लीजिए और प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा भी रट लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ा चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन इसी में अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अपवर्तन का नियम ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, दोनों में से एक कंफर्म में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कंफर्म में आएगा, ये कंफर्म में आएगा। और अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगला क्वेश्चन, अच्छा इन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे और लेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप सही तरीके से, नहीं तो हमारे पुराने वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें सब दिया गया है, ठीक है, उसको समझाया गया है। अब जैसे समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक तल समान होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल दबा रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट रखिए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि वक्रता त्रिज्या को आधा कर देने से फोकस दूरी बन जाती है। वक्रता त्रिज्या को आधा कर देने से फोकस दूरी बन जाती है, इसको याद रखिएगा। और अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का हमने वर्णन करा दिया गया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तब कैसे प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच, फोकस बिंदु के बीच में हो तब कैसे प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरीके के सारे प्रतिबिंबों को हमने बता दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन महा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र, इसको आप नोट कर लीजिए और इस पर कम से कम नहीं आप 2 घंटा टाइम दे दीजिए, 2 घंटे टाइम। मानव नेत्र का चित्र बनाना और मानव नेत्र के बारे में दृढ़ पटल, रक्तक पटल और कार्निया, परितारिका अथवा आइरिस, पुतली अथवा नेत्र तारा, नेत्र लेंस, नेत्रोद तथा जलीय द्रव और काचाभ, कच्छ या काचाभ द्रव, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, इन सबको आप पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कक्षा 10 के विज्ञान में मानव नेत्र जरूर आता है, 7 सेट में कहीं न कहीं 2-3 सेट में मिल जाता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। और दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और एक प्रश्न बनता है जरा दूर दृष्टिता। इस रोग में आदमी जब मतलब बुजुर्ग हो जाता है, यानी कि उसकी उम्र होने लगती है और बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उसको न नज़दीक का दिखाता है न दूर का दिखाता है, उसको जरा दूर दृष्टिता रोग हो जाता है। ये मतलब
उम्र के साथ साथ होता है। ठीक है, ये मानव नेत्र पर के क्वेश्चन। अच्छा, मानव नेत्र में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है जो छोटा क्वेश्चन है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता को स्पष्ट कीजिए, यानी कि समझाइए। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं नोट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म वर्ण विक्षेपण, यानी कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से टकराते हैं तो वो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी। इसको आप रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अब आते हैं क्वेश्चन वैद्युत, चैप्टर वैद्युत है। इसमें वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, विभवांतर, वैद्युत परिपथ, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फार्मूला है V बराबर I इंटू R। इसी से हम प्रतिरोधों के संयोजन का निगमन करते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं जो आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का कुछ न्यूमेरिकल आता है, इसको आप रट लीजिएगा, नहीं तो इसको अभी हम बता देते हैं, नहीं तो आप बैक पीछे वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैद्युत धारा से क्या तात्पर्य है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर पूछा जाता है, वैद्युत धारा से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध, अभी आपके पास 1-2 दिन का समय है, 2-3 दिन का आपके पास समय है, आप चाहें तो इन क्वेश्चन पर कब्जा बना सकते हैं और 70 में 70 नंबर लाने का चांस है आपके पास। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपका हर क्वेश्चन पर पकड़ होना तय है। देखिए अगला क्वेश्चन, इन पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आता है, आप ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन बोलने चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी तलाश थी आप लोगों को, तभी आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। वैद्युत मोटर तथा वैद्युत जनित्र या डायनेमो। वैद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए, या तो ये आएगा या तो वैद्युत जनित्र या डायनेमो, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तय है। सभी सेटों में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप इसको ध्यान से, ये दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं। और डायनेमो क्या है, जनित्र क्या है और मोटर क्या है? डायनेमो जनित्र एक ही चीज़ है, वही मोटर अलग है, उसको आप सही तरीके से रट लीजिए। और मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। आपको सारे क्वेश्चन से परिचित करा दिया जा रहा है। अब ऊर्जा के स्रोत, इसमें तो थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही, जैसे ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए और कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? यानी कि डीजल और पेट्रोल को हम ज़्यादा यूज न करें, कम करें, तो सब लोग को, अब एक ही लोग लेके 10-20 गाड़ी दौड़ोगे तो पेट्रोल डीजल तो कम होना है ना। आवश्यकता के अनुसार ही आप खपत कीजिए, कम खर्च कीजिए।
नहीं तो आगे तो दिक्कत होना है। एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, 100% है, ये आएगा परीक्षा में, नोट कर लीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? अच्छा, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको हम बोल दे रहे हैं। जब किसी भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो इसका विभाजन दो हल्के नाभिकों में हो जाता है, यानी कि इसमें विभाजन होता है। और संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसको सही तरीके से रट लीजिएगा, आना तय है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन है जो है सौर कुकर। एक सौर कुकर पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इससे बच्चे अपरिचित रहते हैं। सौर कुकर मतलब वो ऐसा कुकर रहता है जो सूर्य की रोशनी में उस कुकर को रख देते हैं तो उसमें भोजन बन जाता है। इस सौर कुकर को आप याद कर लीजिएगा। इसमें पैनल लगा रहता है, वो करंट से उसको गर्म करता है और वो आपका भोजन कंप्लीट कर देता है। और अगला चैप्टर हमारा पर्यावरण, बहुत आसान चैप्टर है। आप पर्यावरण पे निबंध भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको करना है। और जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये अगला चैप्टर है। इस पर जैसे वन एवं वन्य जीवन, यानी कि जैसे वन जीवन, जंगल में रहने वाले, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। इनसे क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत आएंगे तो है ये, लेकिन थोड़ा मतलब जल संग्रहण, इसमें जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जल को हम संग्रहित नहीं करेंगे तो आने वाला कल हमारा गड़बड़ हो सकता है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन कोयला और पेट्रोलियम, इन सब पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। और फिर उसके बाद वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमको वन यानी कि वृक्षों से मिलता है। तो वृक्षों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसको आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो कि हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है, इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, जैसे संपोषित विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संपोषित विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्रदूषण क्या है? अब प्रदूषण, अब बात आ गई पोल्यूशन। प्रदूषण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस पे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे गंगा का प्रदूषण आज भी भीषण समस्या है, गंगा का प्रदूषण आज भी भीषण समस्या, उसी में सब फेंक देते हैं, हर एक चीज, नाला, कचरा, कूड़ा सब गंगा नदी में फेंक देते हैं। तो गंगा नदी कितने दिन तक मैल अपने अंदर रखेंगी? भाई गंदी तो हो ही जाए, उनका निवारण हमारे लिए ये एक भीषण समस्या है, उसको निवारण करना चाहिए। इसी तरीके से आपका ये समाप्त हुआ। और ये जितने क्वेश्चन को बोला गया है, इन क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा एक फेयर पेपर पर, और उन क्वेश्चन को आप 3 दिन के अंतर्गत आप रट लीजिए। बाकी न्यूमेरिकल को हम समझा दे रहे हैं, अगले वीडियो में आप देखेंगे तो सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। इस वीडियो में तो केवल क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। कि वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे और सारे क्वेश्चन को नोट करके याद कर लेंगे तो यह तो तय है कि आप 70 पहुंच जाएंगे, यानी कि 65, 70, 60 ये आपका आंकड़ा छू जाएगा। अगर इतना छू जाता है तो आपका बहुत अच्छा खासा नंबर बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद।